नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे और आप सबके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जंक्शन में। आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर का दूसरा चैप्टर इंग्लिश डाउन द एज पढ़ने वाले हैं हम लोग। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एंग्लो सैक्सन्स ने ब्रिटेन में आक्रमण किया और फिर वहाँ कब्जा किया और धीरे धीरे वहाँ की भाषा और वहाँ के देश का नाम इन्होंने दिया और वहाँ के लोगों द्वारा इनको क्या कहा जाता था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं अंग्रेजी की शुरुआत के बारे में। आज दूसरा चैप्टर है और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश डाउन द एज। बदलते समय के साथ साथ अंग्रेजी में क्या क्या बदलाव हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में ये चैप्टर बताएगा। मैं ये पूरा चैप्टर आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। द इम्पोर्टेंस एंड यूसेज of English language in our modern and globalized world creates the impression that it is the language spoken by the maximum number of people all over the world। कहता है कि अंग्रेजी का आज जितना महत्व है और इसकी जितनी उपयोगिता है, जितना इसका उपयोग हो रहा है पूरी दुनिया में, आधुनिक दुनिया में, पूरे ग्लोब के ऊपर जितना इसका प्रयोग हो रहा है, हमारे मन में एक ऐसी छाप छोड़ता है कि ये भाषा दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। निश्चय ही हम देखते हैं कई सारे देश अंग्रेजी बोलते हैं, इतना इसका प्रयोग है, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़। लेकिन और इन सारी चीज़ों को लेके हमारे दिमाग में ये बात जरूर आता है कि हाँ, ये भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती होगी। However, it is interesting to know that Mandarin Chinese या Mandarin Chinese spoken by approximately 87 करोड़ 30 लाख पीपल होल्ड्स दिस डिस्टिंक्शन। जब ये किताब छपी होगी उसके आसपास का ये आंकड़ा है कि ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि मंदारिन चाइनीज लगभग 87 करोड़ 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 150 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं, क्योंकि चाइना दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। तो चाइना की जो मुख्य भाषा है चाइनीज, और चाइनीज का एक मुख्य प्रकार है मैंड्रिन। ये भाषा लगभग 125-150 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 30 करोड़ 90 लाख पीपल, दो इट इज अ लैंग्वेज विच हैज इट्स प्रेजेंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पावर इज फेल्ट द वर्ल्ड ओवर। किताब के छपने के समय का आंकड़ा है कि लगभग 30 करोड़ 90 लाख लोग अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं। आज इसकी संख्या बढ़ के 50 करोड़ 60 करोड़ हो गई होगी। अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी संख्या हुई होगी। लेकिन लेखक कहता है कि लगभग 30 करोड़ 90 लाख लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इसके बावजूद भी अंग्रेजी का जो पावर है, अंग्रेजी की जो क्षमता है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पहुंच है, इसकी जो वर्तमान स्थिति है, वो पूरी दुनिया में है। यानी अंग्रेजी चाइना भले ही सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जगहों पर बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है और इसकी शक्ति का एहसास पूरी दुनिया करती है। हिंदी इज द थर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। बोले जाने वाले भाषाओं में बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी तीसरे स्थान पर है। हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, लेकिन फिर भी हमारी भाषा तीसरे नंबर पर कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में मध्य और उत्तर भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है। हमारे पूरे देश में हिंदी नहीं बोली जाती है। अधिकतर भागों में हिंदी बोली जाती है, लेकिन पूर्ण भागों में नहीं बोली जाती है। अतः हर राज्य की अलग अलग एक प्रमुख भाषा है, उन्हें वहाँ की प्रमुख भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसलिए मुख्य रूप से जितने लोग बोलते हैं हिंदी और हमारे देश में और हमारे देश के बाद, उनकी संख्या के आधार पर हमारी भाषा तीसरे स्थान पर है। Another surprising fact is that English is just about 1500 years old and the language we are familiar with is less than 5 centuries old। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात और है कि अंग्रेजी भाषा मात्र 1500 साल पुरानी भाषा है, और उससे भी ज़्यादा सरप्राइज की बात यह है कि जो अंग्रेजी हम आज बोलते हैं वो बिल्कुल
पहले वाली अंग्रेजी की तरह नहीं है, और जो अंग्रेजी हम आज बोलते हैं वो मात्र 500 साल पुरानी है। यानी ये भाषा जो कि अपने से काफी पुरानी भाषाओं से आगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया में छा चुकी है, और मात्र 500 सालों के छोटे से समय में अंग्रेजी ने पूरे विश्व में अपना प्रभाव बना लिया है। मोरओवर, दिस लैंग्वेज हैज गिवन एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जेनर्स। लेकिन इनके बावजूद भी देखिए, हिंदी, संस्कृत और दुनिया के कई भाषाओं में साहित्य लिखे गए हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा ने दुनिया के अलग अलग भागों में जो वहाँ के साहित्य थे, जो लोगों तक सीमित थे, उसको इन्होंने भाव देने की कोशिश की है। यानी कि अंग्रेजी के माध्यम से ही वो साहित्य पूरी दुनिया तक पहुंची है, और उनमें जो क्वालिटी थी उसके बारे में पूरी दुनिया को पता चला है। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन and many others are still considered the greatest master of their art and are relevant for their ideas and literary genius. शेक्सपियर जो हैं, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और इनके जैसे कई लेखक और कवि आज भी अपनी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा के मास्टर माने जाते हैं, महानतम लेखक माने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, किताबें, कविताएं, उनके द्वारा प्रकट किए गए विचार, ये अपने आप में एक अद्भुत और एक जीनियस होना दर्शाता है। The following fact will enable you to understand the reasons which have transformed the once humble East Midland dialect to a position of unparalleled greatness in our times. कहता है आने वाले पैराग्राफ्स में जो आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे, इसके बाद आप ये जानने में सक्षम हो जाएंगे कि कैसे एक बार की क्षेत्रीय भाषा यानी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, जो कि केवल कुछ जन समूहों तक ही सीमित थी, वो आज इतना आगे कैसे बढ़ गई जिसकी बराबरी आज कोई नहीं कर पा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और आने वाले पैराग्राफ्स में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंग्रेजी के साथ ऐसा कौन कौन सा बदलाव हुआ जिससे आज अंग्रेजी इस अद्भुत स्थान तक पहुंच चुकी है। पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अलग अलग दौर हुए हैं। देखिए, हर जैसे राजाओं का काल होता है, जैसे अलग अलग युग होते हैं, वैसे ही अंग्रेजी भाषा को भी अलग अलग युगों में बांटा गया है, अलग अलग काल खंडों में बांटा गया है। The evolution of the English language from the beginning in the Anglo-Saxon times to the modern era has been an unbroken one. देखिए, अंग्रेजी जन्म ली और जन्म के साथ साथ जो उसका विकास हुआ वो निरंतर रहा, उसके बीच में कभी भी किसी प्रकार की टूट नहीं आई, ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रही। We can distinguish three main periods in the history and growth of the language in the following manner. हम लोग अंग्रेजी के अलग अलग कालखंडों को, अलग अलग भागों को निम्न तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है ओल्ड इंग्लिश AD 449 टू AD 1066, यानी ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक माना जाता है। मिडिल इंग्लिश AD 1150 टू AD 1500, मिडिल इंग्लिश का पीरियड 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का माना जाता है। एंड मॉडर्न इंग्लिश AD 1500 ऑनवर्ड्स, और मॉडर्न इंग्लिश जो है वो 1570 ईस्वी से लेकर अभी तक। आपको मैं एक इस आंकड़े में कुछ चीजें और बताऊं, आप देख सकते हैं 449 टू 1066, यानी जो एंग्लो सेक्शंस थे उनका आगमन जो हुआ वो 449 ईस्वी के आसपास ही हुआ था, और 1066 ईस्वी तक वो जो अपनी भाषा लेके आए थे वो चलती रही। लेकिन उस दौर में कुछ बदलाव जरूर हुए, लेकिन आप देखते हैं कि 1066 और 1150 लगभग 90-100 सालों का गैप है इसमें। फिर वो पीरियड कहाँ गया? तो आने वाले चैप्टर्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि ये जो बीच का पीरियड था इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसको हम लोग बीच में काउंट नहीं करते हैं और एक ही बार वहां से सीधे हम लोग मिडिल इंग्लिश में चले आते हैं। 1500 ईस्वी तक रहा मिडिल इंग्लिश, और 1500 ईस्वी के बाद यानी अभी तक मॉडर्न इंग्लिश माना जाता है। और आगे आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि इसमें भी कुछ बदलाव, कुछ बंटवारा किया गया है। आइए ओल्ड इंग्लिश के बारे में उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश
Throughout this period, English continued to be the language of everyday speech for the common mass. The divisions made above are more for convenience, but it is possible to distinguish certain linguistic features in each of these periods. कहता है शुरू से लेकर अंत तक, थ्रू आउट, जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड रहा वो प्रतिदिन बोले जाने वाली भाषा, जैसे हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं जिसे हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, उन्हीं भाषाओं की तरह ओल्ड इंग्लिश प्रतिदिन बोले जाने वाली आम जनमानस की भाषा थी। तो फिर ये जो पीछे आपने देखा 3 भाग में जो डिवाइड किया गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो कि हमें आराम मिले, कि हम आराम से इन तीनों भागों में अंतर समझ सकें, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ न कुछ तो लिंग्विस्टिक फीचर्स यानी कुछ न कुछ भाषाओं में अंतर तो रहा होगा जिस आधार पर इन्हें अलग अलग बांटा गया। मैं किसी भी चीज का बंटवारा तब संभव होता है जब उनमें आपस में कुछ अंतर होता है। अगर ओल्ड इंग्लिश बदला ही नहीं होता तो फिर उसे बांटा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी भाषाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन आया 400-500 सालों में, जिसके बाद फिर इन्हें अलग पीरियड का नाम दिया गया, फिर उसके बाद अलग पीरियड का नाम दिया गया। तो इस प्रकार वो कन्वीनियंस के साथ साथ कुछ लिंग्विस्टिक फीचर्स भी थे जिसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these inflections were found to have been labeled। देखिए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था वो उतार चढ़ाव भरा था, या यूं कहिए कि एक रूपता नहीं थी। आप ऐसा समझ सकते हैं, एक ही भाषा जो हर 10-20 किलोमीटर के बाद कुछ न कुछ बदल जाती है। बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में हर 5 से 10 किलोमीटर के अंदर भाषाओं में परिवर्तन आ जाता है। तो उसी प्रकार का परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन, उच्चारण में परिवर्तन, बोलने के शैली में परिवर्तन, तो कई सारे अलग अलग फॉर्म्स थे एक ही भाषा के, इसलिए उन्हें कहा जाता था कि ये इन्फ्लेक्शन से भरे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा ये इन्फ्लेक्शन समतल हो गए। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक सड़क है जिसमें कई छोटे मोटे गड्ढे हैं, लेकिन बीतते समय के साथ साथ धूल कण से भर के वो धीरे 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 एक समतल हो जाते हैं। उसी प्रकार ये भाषा भी धीरे धीरे समतल हो गई, यानी एक रूप में आ गई। Literature produced during the age was not of much significance, as court patronage was lacking, and the age came to be known as the Dark Age। कह रहा कि उस समय में जो भी लिटरेचर यानी जो भी कथाएं, कहानियां, घटनाएं रही होंगी, आज उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलता, या यूं कहिए कि उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं दिखती। ऐसा इसलिए भी नहीं है कि उस समय भाषा नहीं थी, जो भी भाषा थी, लेकिन उस समय शिक्षा साक्षरता का जमाना नहीं था। और उनसे भी बड़ी बात कि संरक्षित करके, जैसे आज किताबें हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है और लंबे समय तक लोगों के पास लाइब्रेरी में मौजूद रहेगा, और 100 साल के बाद भी संभवतः लोग इसको पढ़ सकेंगे, इसके बारे में जान सकेंगे। लेकिन अगर ये किताब ना होती तो ये जानकारी मैं भी आपको नहीं दे पाता। तो संरक्षण देने, किसी भी चीज़ को संरक्षण देना, उसको सुरक्षित रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में उस समय के लिटरेचर को सुरक्षित रखने का कोई साधन नहीं था, जिस वजह से उस समय की चीज़ें आज हमें उतनी पता नहीं है, और इसी वजह से उसे डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं मिडिल इंग्लिश की। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। 1150 ईस्वी से लेके अंग्रेजी धीरे धीरे लिटरेचर की भाषा बनने लगी, यानी जो कथाएं थे, जो साहित्य थे, वो भी कहे जाने लगे, लिखे जाने लगे धीरे धीरे। द लैंग्वेज वॉज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। वो जो मैं 100 साल का गैप आपको दिखा रहा था, 1066 और 1150 ईस्वी के मध्य का, ये गैप इसलिए भी था क्योंकि इस दौर में कई दूसरे देशों का आक्रमण हुआ, उनका राज हुआ, और उन लोगों के साथ इन्हें बहुत दिनों तक रहना पड़ा। तो इन्होंने अपनी भाषाओं में उनके भाषाओं के बहुत सारे शब्द उधार स्वरूप लिए, और आज भी अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है। हमें लगता है कि सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उस जमाने में 1150 ईस्वी या उसके बाद लगातार
अंग्रेजी ने फ्रेंच और लैटिन जो भी भाषाएं इसके संपर्क में आई, या ये जिस भी भाषा के संपर्क में आए, उन भाषाओं के शब्द इन्होंने अपने में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी भाषा को और ज़्यादा समृद्ध बनाया। अपार्ट फ्रॉम दिस टू other major development occurred. One was the invention of the printing press in 1476, the other being a considerable rise in literacy. इसके अलावा दो और मुख्य डेवलपमेंट हुए इस भाषा में, जिसमें पहला था 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार और दूसरा था कि साक्षरता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार वास्तविकता में भाषा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आविष्कार था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद ही सारी चीज़ें छपने लगी और जो भी साहित्यकार थे उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को लिखना और लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और धीरे धीरे साक्षरता में भी बढ़ोतरी हुई। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। मैं आपको बताऊं, हमारी भाषा हिंदी में स्वर वर्ण है, जिसमें आ, ई, उ आप देखते हैं, उ भी दो है, ई भी दो है, औ भी दो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी चीज को धीमे और किसी चीज को जोर से बोला जाता है, तो इसे हम लोग वॉवेल्स के अलग अलग फॉर्म्स कहते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी वॉवेल का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे भाषाओं में शब्दावली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए और तब उनको लिखने और उनके बोलने में अंतर पता चलने लगा। All these factors contributed tremendously to creating a language for both spoken and written purpose. और इस प्रकार ये सारे जो फैक्टर्स आपने पढ़े, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना, साक्षरता अभियान चलना या साक्षरता प्राप्त करना और वॉवेल्स का इस्तेमाल होना, इन सारे फैक्टर्स ने अंग्रेजी में को काफ़ी सहायता की और धीरे धीरे ये भाषा बोलने के साथ साथ लिखने की भी भाषा बनने लगी। अगला है मॉडर्न इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी को 3 भागों में बांटा गया, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे अब। इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 till now is called modern English. Recently, this period is being subdivided into modern and new English. मैंने आपको बताया था कि 1500 ईस्वी से लेके अभी तक की इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, लेकिन इसको भी आगे बंटवारा किया गया मॉडर्न इंग्लिश और न्यू इंग्लिश में। दिस पीरियड इज बीइंग सबडिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ 19th century, इंग्लिश वॉज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइसल्स। 1500 ईस्वी से लेके 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक, यानी 1801 से आगे लगभग 300 सालों के पीरियड तक इंग्लिश केवल ब्रिटिश आइसल्स, यानी जहाँ जहाँ ब्रिटिश रहते थे उन्हीं की भाषा थी। विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर टुगेदर विथ द ग्रोथ ऑफ साइंस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, द इंग्लिश लैंग्वेज enriched itself by successfully adding to its vocabulary and the flavor of the countries the British has colonized. अब 18वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिश शासन या ब्रिटेन ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया और धीरे धीरे साइंस, उद्योग, राजनीति, साहित्य और अलग अलग माध्यमों से ये अलग अलग देशों से जुड़ता चला गया और जहाँ जहाँ ये पहुँचा वहाँ के शब्दावली से, वहाँ की भाषा के में जो भी अच्छी चीज़ें थी, हर चीज़ को उन्होंने अपने भाषा में जोड़ना शुरू किया। और ये जगह वही थे जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी यानी अपना उपनिवेश बनाया था। हम सब जानते हैं भारत में भी ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आया था, उसने अपने पैसे लगाए और धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लिया। लगभग 200 सालों तक उसका साम्राज्य रहा। तो इन 200 सालों में उन्होंने हमारे अलग अलग भाषाओं से कई सारे शब्द लिए, हमारी भाषा शैली का भी इस्तेमाल अपनी भाषा में किया और इस प्रकार अंग्रेजी ने अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाया। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज बट द इंग्लिश रिमेंड। आज भी एक कहावत प्रचलित है, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए। ये बात सही है कि अंग्रेज जहाँ भी गए वहाँ पहले उन्होंने अपनी भाषा को लोगों तक पहुँचा दिया, जैसे भी पहुँचाया,
लेकिन उनके जाने के बाद भी अंग्रेजी वहां से नहीं गई, अंग्रेजी वहां बनी रही, क्योंकि एक क्लास डेवलप हो गया जो अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी को पसंद करने वाला था, और फिर धीरे धीरे उसने उसी क्लास ने अपने देश में उस अंग्रेजी को और बढ़ावा दिया। Hence new varieties of English have emerged in different parts of the world. और अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजी अलग अलग देशों में बनी रही और अंग्रेजी की नई वेराइटीज बन के सामने आई। सम ऑफ दीज आर अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, etc. और उन वेराइटीज में से कुछ वेराइटीज जिन्हें हम अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश इत्यादि के नाम से जानते हैं। यानी अंग्रेज के जाने के बाद जो भी मूलभूत बदलाव वहाँ के लोगों ने अपनी अलग पहचान के लिए अपनी अंग्रेजी को दी, उसी से वहाँ की अंग्रेजी भाषा की पहचान हुई। In simple terms, the latest period in the growth and development of the English language may be called the era or period of new English. और इसी पीरियड को जब अंग्रेज अलग अलग जगहों से चले गए और उन जगहों पर अंग्रेजी का एक नया स्वरूप देखने को मिला, इन्हें ही सामान्य भाषा में सामान्य शब्दों में अंग्रेजी न्यू इंग्लिश का युग कहा जा सकता है। This new terminology is enough to indicate how the language manifests itself and molds to serve the basic purpose of human communication. ये जो न्यू टर्मिनोलॉजी यानी न्यू इंग्लिश जो हमने कहा, बस ये इशारा करने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार एक भाषा अपने आप को बदल के लोगों के जरूरतों को पूरा करती है, उनकी सेवा करती है। यानी भाषा एक साधन है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, और आप उस भाषा में अपनी सहूलियत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं ताकि वो आपके उद्देश्य की पूर्ति कर सके और आप अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकें। The story of the English language is like a flowing river meandering across continents, absorbing the native soil and entering the hearts of the people. और इस प्रकार अंग्रेजी भाषा की जो कहानी है वह एक बहती नदी की तरह है जो पहाड़ों से अलग गिरती है, अलग अलग महादेशों, महाद्वीपों, अलग अलग भूमि खंडों से बहती हुई वहाँ की मिट्टी का स्वाद अपने साथ लिए हुए लोगों के हृदय तक पहुँचती है और उसकी प्यास बुझाती है। No surprise therefore if the people all over the world have accorded the status of an international language to English. और इस प्रकार इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि पूरी दुनिया के लोगों ने अंग्रेजी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। In the era of globalization, English has been found suitable as the language of international communication. It has also equipped itself to serve the language of present cyber age. और आज चूंकि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का युग है, इंग्लिश सबसे ज़्यादा सुटेबल भाषा है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए। यानी एक देश दूसरे देश से अंग्रेजी के माध्यम से आसानी से संपर्क कर सकता है, क्योंकि अंग्रेजी ने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है कि ये लोगों की ज़रूरतों को अकेले पूरा कर सकता है। और आज चूंकि साइबर एज है, इंटरनेट का एज है, कंप्यूटर का एज है, और अंग्रेजी भाषा ने अपने आप को इस कंप्यूटर के युग में इतना काबिल बना लिया है कि इसी भाषा की सहायता से सारे कंप्यूटर और इंटरनेट के कार्य किए जाते हैं। In the next few pages we will discuss the characteristics of the English language which have contributed to its growth and development. आने वाले चैप्टर्स में हम लोग अंग्रेजी के डेवलपमेंट में जिन जिन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बारे में जो कुछ भी मैंने बताया, पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसी हुई, और इस चैप्टर में आपने ये सीखा कि बदलते समय के साथ साथ अंग्रेजी कैसे बदला, अंग्रेजी कैसे बदली और उसके में कौन कौन से भाग बनाए गए, कौन कौन से भाग बांटे गए और उन भागों में क्या क्या अंतर था। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस रखता हूं, देखते हैं आप लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं अपने मन से। इंग्लिश वाज वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, हमने पढ़ा भी था। इंग्लिश एक बार का ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था जो बाद में डेवलप होते होते इंग्लिश बन गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ओल्ड इंग्लिश कवर्स AD 449 टू AD 1066, बिल्कुल सही है। मिडिल इंग्लिश डिड नॉट बोरो फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, ये गलत है क्योंकि हमने पढ़ा ही था मिडिल इंग्लिश वाले पार्ट में कि इसने फ्रेंच और लैटिन से काफ़ी सारे शब्द उधार लिए। द प्रेजेंट एरा इज द पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिश, बिल्कुल सही है क्योंकि आज के युग की अंग्रेजी को न्यू इंग्लिश का युग कहा जाता है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, किताब के अनुसार मंदारिन चाइनीज।
सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। सिंस व्हेन इज मॉडर्न इंग्लिश इन यूज, मॉडर्न इंग्लिश का यूज कब से हो रहा है? मॉडर्न इंग्लिश का यूज 1500 ईस्वी से किया जाता है। विच पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेक्शंस, ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे। ओल्ड इंग्लिश जो है वो इन्फ्लेक्शन से भरा हुआ था। वाई डिड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस, इसलिए क्योंकि उस समय लिखने पढ़ने की का समय नहीं था और कोर्ट पेट्रोनेज यानी संरक्षण का कोई साधन नहीं था। इस वजह से उसे उस समय के लिटरेचर को बहुत सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। और व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मिडिल इंग्लिश में आया, हमने पढ़ा भी था कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने मिडिल इंग्लिश को फिर मॉडर्न इंग्लिश तक पहुंचाया। तो इस प्रकार आपने कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस देखे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे जिसका आपको शॉर्ट आंसर देना होगा। और यहाँ पे हम लोग अपने इस सेकंड चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आगे वाले चैप्टर में मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक आप पहले और दूसरे चैप्टर को अच्छे से देखें, अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर करें। ये जिनके सिलेबस का भाग है ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग इसे केवल जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें ये पता चले कि अंग्रेजी के बारे में कुछ अंग्रेजी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या क्या बदलाव हुए, तो मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें ताकि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।